हाँ जी दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज आप। इसमें एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 22 से स्टार्ट करते हैं। हाल से रोवन का आखिरी कॉन्सेप्ट है ये क्वेश्चन। इसके बाद हाल से रोवन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, मिस्टर ए इज वर्किंग बाय एम्प्लॉय 10 इस मिस्टर ए के यहां 10 स्किल्ड वर्कर हैं। ही इज कंसिडरिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ सम इंसेंटिव स्कीम, आइदर हाल से स्कीम, और वो दो तरह की लेबर प्रोडक्टिविटी इज डिमांड फॉर प्रोडक्ट 25%। मार्केट में जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो कितनी
ये बताइए नहीं है। कॉस्ट आई थी 4 हो रही है, 4 माइनस 3.6। अगर कि 25% डिमांड, 30% सैलरी बढ़ाई थी परसेंट की, तो परसेंट में जो सैलरी मिली थी उसका कितना ध्यान से का। अब ध्यान से हमें निकालना है कि वाला, तो आप देखिए निकालिए परसेंटेज इंक्रीज इन परसेंटेज बढ़ी वेजेस में, परसेंटेज इंक्रीज इन वेजेस। और हाल से का इफेक्टिव रेट क्या था, 2 रुपए 25 पैसे था ना। इसका मतलब पैसे हाल से के हिसाब से दिए जा रहे हैं, सैलरी की तो माइनस 200 कितना 12.5%। ठीक है, अब निकालो परसेंटेज इंक्रीज इन वेजेस किसके हिसाब से, रो 1 के हिसाब से। ध्यान से आप कितने पैसे पे कर रहे थे,
सर रो वन का पेमेंट था 2 रुपये 40 पैसे, वैसे नॉर्मल रेट का था 2 रुपये/2 रुपये, कितना बढ़ी है? क्या ये 20% बढ़ गई? इसका मतलब सैलरी 20% रो वन के हिसाब से बढ़ रही है डिमांड, क्योंकि 2 रुपए पर घंटे पेमेंट कर रहे थे, अगर हमने रो वन अप्लाई किया तो 2 रुपये 40 पैसे बढ़ रहा है, इसका मतलब वो 20% सैलरी रो वन के हिसाब से बढ़ रही है। तो उसको कौन सी स्कीम अपनानी चाहिए? रो वन स्कीम अप्लाई करनी चाहिए। तो देखिए हमारे आंसर्स मैच कर गए सारे। क्या यही आ रहा 16 पैसे और 40 पैसे आ रहा था? उसके बाद इफेक्टिव रेट देखो इंक्रीज कितना आ रहा था, ये 12 और 25 पैसे और ये 20%। तो क्या कह रहा है? हैंस मिस्टर ए शुड सिलेक्ट द रो वन स्कीम पेमेंट ऑफ वेजेस इट फुलफिल हिज इंश्योर टू द वर्कर एप 20% इंक्रीज देयर अर्निंग। उसकी अर्निंग को बढ़ाने के लिए उसको रो वन वाली स्कीम अप्लाई करनी चाहिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 10 नंबर का आएगा। तीनों पार्ट आए तो कितने नंबर आएंगे? 10। हाँ जी, तो चलो देख के लोग कर भी लो, कोई बात नहीं, क्योंकि घर पे नहीं कर पाएंगे हम लोग, आलसी हैं थोड़ा सा। कल अकाउंट का टेस्ट भी आप कहोगे तो आज ही कर लो, फिर कहोगे सर अकाउंट का टेस्ट किया मैं पढ़ नहीं पाया, तो कोई बात नहीं। है एक्चुअल आर कितने एम्प्लॉय हैं? 10 एम्प्लॉय है, 25 दिन काम होता है और पर एम्प्लॉय 8 घंटे काम करता है। 10 × 25 × 8 2000।
कितना आ रहा है? 9,000। 90,000 आ गए। इफेक्टिव रेट निकाल लो। यही आ रहा है आपका? हो गया सारा? आंसर मैच कराया जाए? $45, $48 ये आ रहा है। और सेविंग आ रही है आपकी ₹8 और दूसरी आ रही है आपकी 3.2। ये सेविंग आ रही है। सेम था, केवल ₹2 के जगह कितना था? ₹40 का यूज करना था आपको। सेम क्वेश्चन था आपका, अगर आप देखें तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन था। सुधीर साहब हो गया? पक्का जी? सच्ची जी? कोनो दिक्कत तो नहीं किसी को? चलो अब देखिए एक क्वेश्चन है आपके सामने। नहीं नहीं, मतलब मोस्ट ऑफ द यही आता है। अभी तो है टॉपिक है, क्या बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए। इसमें तीनों पार्ट पूछे हैं। यहां पे 10 वर्कर, यहां पे कितने वर्कर हो गए? 50। वहां ₹2 था, पे कितना रेट हो गया? ₹30। बाकी सेम ही है। दिन 24, 25 कितना? 24 हो गए। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है भाई। पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट या तीसरा सेविंग वाला पार्ट है। ठीक है जी, अच्छे से देख लो। पक्का कर सकते हो? अभी नहीं करना, रुक जाओ। कर सकते हो ना? बहुत बढ़िया। जुलाई 21, जुलाई 21 का पेपर का है। कर लोगे आप? ये बोलो या सुनो, मान लो कर लोगे या नहीं कर लोगे? कर लेंगे, बच्चे कह रहे सर हम कर लेंगे, ऐसे हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम नालायक बच्चे नहीं हैं। पक्का इंटेलिजेंट हो ना आप लोग? ये क्वेश्चन देखो जरा। सेम क्वेश्चन है, अगर आप बात करो, केवल हमारी बुक में नाम ZET Z लिखा हुआ है, उस यहाँ पे सिर्फ Z लिखा हुआ है। इतना ही फर्क है केवल।
डिजिट भी सेम है आपके, है ना सेम। क्या क्या पूछा हुआ है, वो तीनों बात पूछी हुई है, सेम तीनों बात पूछी है कि आपको लेबर कॉस्ट निकालनी है, फिर एडवाइस देनी है कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। ठीक है, पक्का, चलो कर लोगे नहीं तो चले जी, बहुत बढ़िया। जनवरी 2021, जनवरी 2021 का। चलिए जी, अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने हाल से रोवर को कंप्लीट कर लिया, मतलब हाल से रोवर के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट बन सकते थे वो हम लोगों ने पढ़ लिए। रोवर के बारे में कुछ बात, टॉपिक का नाम डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टॉपिक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं ये हमें समझना है। ठीक है, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, मटेरियल और लेबर कॉस्ट को छोड़ के, मटेरियल और लेबर कॉस्ट को छोड़ करके जितने भी और भी आपने खर्चे किए वो सारे क्या आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएंगे, जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट से मतलब अगर उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है डायरेक्टली तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, अदरवाइज वो डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को छोड़ के उसके अलावा जो भी आपने खर्चे किए वो कहलाएंगे क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कोई यहां पे लिखा हुआ है एक्सपेंसेस अदर देन डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट विच आर incurred to manufacture a product for a provision of service and can be directly traced in economically feasible manner to a cost object। cost object का मतलब है जिसके ऊपर एक खर्चे निकाले जा रहे हैं। cost object कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी मशीन हो सकती है, कोई भी प्लेस हो सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, एक सुनो कहानी ध्यान से, दो दोस्त होते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब क्या होता है, एक मैंने ये रील्स में देखा था, तो वो उसके ऊपर बहुत सारे गिफ्ट देता है, अपने दोस्त को गिफ्ट देता है, ले तू भी गिफ्ट ले, तू आईफोन भी पकड़, तू ये पकड़। बाद में उनका ब्रेकअप हो जाता है, तो क्या बोलता है उससे, चल मेरे सारी जगह साथ गिफ्ट निकाल। तो जिस लड़की को उसने गिफ्ट दिया वो क्या हो गया, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कि मैंने इसके ऊपर खर्चा किया था। तो जिस पे आप खर्चा करते हो दैट्स कॉल्ड द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। अगर आपने कोई कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर भी क्या हो गया आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट। इसको खरीदने के लिए मैंने एक टेबल लिया यार, इसको जाके मैंने एक माउस भी लिया, एक माउस पेड भी लिया, और ये भी लिया, वो बनवाया, सब इसके लिए गया, और आज इसने मुझे धोखा दे दिया। तो डायरेक्ट खर्चे उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं जिस प्रोडक्ट पे आपने किए। वो प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो प्लेस भी हो सकता है, वो इंसान भी हो सकता है। ठीक है, तो फटाफट से ये लिख लो यहां से, और ये सारे एग्जांपल है उसके। पहला क्या है, रॉयल्टी पेड और पेबल फॉर प्रोडक्शन, हायर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिक, ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। फटाफट लिख लो ये यहां तक।
उस प्रोडक्ट को बनाने में जितने डायरेक्टली खर्चे हुए, रॉयल्टी उस प्रोडक्ट से जो हायर चार्जेस किए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इस सर्विस डिज़ाइन करने में कोई खर्चा किया है, सॉफ्टवेयर लिया है उससे रिलेटेड, अदर एक्सपेंसेस लिए हैं, तो भी वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं उस प्रोडक्ट जितना किया उस प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है बेटा, जो भी उस प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली एक्सपेंस खर्च हुए आपके, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्ट एक्सपेंसेस। किसको छोड़ के? मटेरियल और सॉरी। अब इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, आपको इसके क्या करना है, क्वेश्चन करने, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने। चलिए ओके बेटा, स्लोली स्लोली करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, जो करेंगे सॉलिड करेंगे बस हम। हो गया बेटा, आराम से लिखो। फ्राइडे तक ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। कॉस्ट का तो 23 तो अभी बहुत दिन है, तो सर इसको कंप्यूटर टेस्ट ले लेंगे हम उसको। 23 को दिया तो 23 को ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तब तक एफएम का भी पूरा हो जाएगा, यही पूरा हो जाएगा। चलिए, टेस्ट इसलिए देता हूँ बेटा कि आपको प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि क्या होता है कि टेस्ट ना लो ना, फिर पढ़ाया तो फिर बच्चा सिर्फ पढ़े जाता है, पढ़ता रिवाइज नहीं करता घर जाके, वो कहता है चल कोर्स पूरा हो जाने दे अभी। चलिए, अब इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसा आएगा, बच्चों वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ये आपको इलस्ट्रेशन 16 दिखाई दे रही है, पढ़ा जाए। आदित्य लिमिटेड इज एन इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। आदित्य लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, प्रोड्यूसिंग ए जॉब ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन गिवन बाय द कस्टमर्स। ड्यूरिंग द लास्ट मंथ इट हैज बीन कंप्लीट 3 जॉब। उसने 3 जॉब कंप्लीट की, जॉब ए कंप्लीट की, जॉब बी और जॉब सी। फॉलोइंग आर द आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर विद इनकर्ड, और इस पर जो खर्चा किया वो नीचे किया हुआ है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन क्या डायरेक्ट खर्चे होते हैं? नहीं होते, कभी भी ऑफिस खर्चे डायरेक्ट खर्चे नहीं होते। प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट, प्रोडक्ट ब्लूप्रिंट
कॉस्ट फॉर जॉब ए, तो ये डायरेक्ट है कि जॉब ए से रिलेटेड है, तो ये डायरेक्ट खर्चा हो गया। हायर चार्जेस पेड फॉर मशीनरी यूज टू जॉब बी, भाई जॉब से ये भी डायरेक्ट खर्चा हो गया। सैलरी टू ऑफिस अटेंडेंट, अब किसकी है, ए की है, बी की है, सी की नहीं दिया हुआ, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। उसके बाद वन टाइम लाइसेंस फीस पेड टू सॉफ्टवेयर यूज मेकिंग कंप्यूटराइज, किससे रिलेटेड है, जॉब सी से, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी पेड टू मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर को सैलरी दी, अब ये नहीं पता जॉब ए के लिए दी, जॉब बी के लिए जॉब, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो केवल 3 ही डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए आपके। अब वो क्या कर रहा है, कैलकुलेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू द ईच जॉब, हर एक जॉब पर कितना डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। तो बहुत आसान है, लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस को आपको कैलकुलेट करना है। कितनी जॉब है बेटा, जॉब ए, जॉब बी, जॉब सी, ठीक है भाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहला कौन सा है, प्रोडक्ट ब्लू प्रिंट कॉस्ट, प्रोडक्ट ब्लू प्रिंट कॉस्ट किससे रिलेटेड है, जॉब ए से, तो जॉब ए में लिख देंगे 1,40,000, जॉब बी जॉब सी में नहीं है। चलिए उसके बाद हायर चार्जेस किससे रहे, तो हायर चार्जेस जॉब बी में कितना, 40,000। फिर है वन टाइम लाइसेंस फीस, कितनी है बेटा, जॉब सी में कितनी है, 50,000। बस अब इनका खर्चा निकाल लो, खर्चा निकाल लो। इनको बड़ी चिंता होती है मेरे की। लो जी, हो गया आंसर, कितना आसान था ये, मतलब टाइम पास करने वाले क्वेश्चन भी देते हैं ऐसे ही। केवल डायरेक्ट एक्सपेंसेस बताने थे, कौन कौन से, तो भाई हमने बता दिए कि डायरेक्ट एक्सपेंस ये है। चलिए ठीक है जी, एक ऐसा क्वेश्चन दूं, चलिए अनसोल्ड में दिया हुआ है कि ये रहा, थर्ड क्वेश्चन, कह रहा है द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन आदित्य लिमिटेड, आदित्य नाम से बड़ा प्यार है, इससे पहले भी आदित्य था, यहां भी आदित्य है, फॉर द मंथ ऑफ, थर्ड, 3 ही क्वेश्चन है अनसोल्ड इसके अंदर। पेड फॉर पावर एंड फ्यूल, ये डायरेक्ट होता है। वेजेस पेड टू फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है तो ये इनडायरेक्ट, फैक्ट्री में डायरेक्ट वर्कर भी होते हैं और इनडायरेक्ट, तो ये नहीं आएगा। बिल पेड टू जॉब वर्कर, जॉब वर्कर पर्टिकुलर जॉब से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस है। रॉयल्टी डायरेक्ट एक्सपेंस है। फी पेड टू टेक्नीशियन हायर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगा, बस कमीशन पेड टू सेल्स स्टाफ नहीं आएगा। तो कितने आइटम आएंगे, 1 2 3 4, सबको जोड़ दो, आंसर आ गया बस। ऊपर लिखवाया होता भी, देखो अगर मान लो कोई पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है वो तो डायरेक्ट होगा, लेकिन अगर ऑफिस का है और नहीं मेंशन है तो वो इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि ऑफिस में ये नहीं पता किससे रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेशन है तो भी इनडायरेक्ट होगा। अभी एक चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, कॉस्ट शीट, छठा चैप्टर है, उसमें और क्लासिफाई होगा कि ऑफिस एक्सपेंसेस नहीं आते, ऑफिस नहीं आते, मार्केटिंग नहीं आते,
केवल वो आते हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, वो भी डायरेक्ट वर्कर के। फैक्ट्री फैक्ट्री के भी नहीं आते, फैक्ट्री में डायरेक्ट वाले आएंगे केवल। 3.7 पॉइंट नंबर 7, कमीशन पेड टू सैलरी स्टाफ। कमीशन दिया गया सैलरी स्टाफ को, तो कमीशन होता है बेचने पर, और बेचना डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होता, कभी होता है इनडायरेक्ट होता है, कि उन्होंने प्रोडक्शन में हेल्प नहीं की ना, वो तो बेचने में हेल्प कर रहे हैं। जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं डायरेक्टली, वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं। हो गया जी, जोड़ लो सबको, आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? 15,50,400 या 600? 600 आ रहा है। 15,50,600 इज राइट आंसर। इलेक्ट्रिसिटी होता तो बेटा फैक्ट्री में आता है, डायरेक्ट में नहीं आता। याद करो, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, डायरेक्ट जितने भी डायरेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट में जितने डायरेक्ट खर्चा आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, आपने फाइनल अकाउंट पढ़ा होगा। फाइनल अकाउंट पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, फिर आते थे इन वो पीएल अकाउंट। तो हम डायरेक्ट खर्चे वो जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं वही वाले खर्चे लेते हैं, फैक्ट्री पीएल वाले खर्चे नहीं लेते। अब आ रहे जा रहा है बेटा आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, आईसीआई का फेवरेट। एक तो हाल्से रोवन था, एक फेवरेट ये भी है, बहुत ही फेवरेट है। पता नहीं आईसीआई को कितना प्यार है इससे, बहुत प्यार है इससे। टॉपिक का नाम है एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर। एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर, इसके आगे लिखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर हाल्से और रोवन आएगा एग्जाम में, या ये आएगा, या तो एग्जाम में जब भी क्वेश्चन मिलेगा हाल्से रोवन का मिलेगा या इसका मिलेगा। तो टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है आपको। तो वन्ना जी की तबीयत ठीक नहीं हुई है, अता पता नहीं कुछ, अब नहीं आएगी, उसका दिल नहीं लग रहा है घर से अलग। चलिए, एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर। एम्प्लॉय लेबर टर्नओवर क्या होता है? देखिए, आपने ये कभी सुना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये होता है। मैं आज आपको समझाता हूं क्या होता है। एक कंपनी के अंदर वर्कर आते और जाते रहते हैं ना, कुछ वर्कर कंपनी में भर्ती हुए, कुछ वर्कर कंपनी को छोड़ के चले गए। ऐसा होता नहीं है भाई, मैंने कंपनी ज्वाइन की, तुमने कंपनी छोड़ दी। तो एक पीरियड के दौरान, वो पीरियड 1 महीने का भी हो सकता है, वो पीरियड 1 साल का भी हो सकता है, वो पीरियड 1 क्वार्टर का भी हो सकता है। उस पीरियड के दौरान कितने वर्कर कंपनी के अंदर आए, कितने वर्कर कंपनी को छोड़ के चले गए, ठीक है, कितने नए भर्ती हुए, कंपनी ने कितने को लात मार के निकाला, कितनों ने कंपनी को लात मार दी, उस सबका रेशियो, उस सबका कंपोजिशन कि ओपनिंग वर्कर कितने थे, अब कितने वर्कर बचे, उसका जो रेशियो होता है वो कहलाता है लेबर टर्नओवर रेशियो। कि एक पीरियड के दौरान कितने वर्कर कंपनी में आए, कितने वर्कर कंपनी को छोड़ के गए, कितने को कंपनी ने लात मारी, कितनों ने कंपनी को लात मारी, वो सारा रेशियो कहलाता है लेबर टर्नओवर रेशियो। अगर आपको किसी कंपनी को ज्वाइन करना है तो उस कंपनी का छोड़ के जाने वाला रेशियो जरूर पता करो कि यार इस कंपनी को वर्कर छोड़ के क्यों जा रहे हैं। अगर इस कंपनी का LTR छोड़ने वाला ज्यादा है तो उस कंपनी को ज्वाइन मत करना।
आप कहोगे सर ये हम कैसे पता करें? आपको ये पता चलेगा आप जब कंपनी में इंटरव्यू देने जाओ और आपको जॉब करने का मन ना हो तो आप पूछ लेना सर आपका LTR कितना है। या तो आपको बताएगा नहीं, लेकिन पूछ तो सकते हो ना कि सर आपका LTR कितना है, आपके कंपनी का LTR का रेशियो कितना है, छोड़ के जाने वालों का कितना है, नए भर्ती वालों का कितना है। पता चलेगा कंपनी की पोजीशन क्या चल रही है भाई। अगर आपको पता ही नहीं हो, और 99% लोगों को पता नहीं होता, इंटरव्यू दे जाते हैं गधों की तरह से और आ जाते हैं, पूछते नहीं कभी। पूछते कभी क्या बोलते हैं, मैं इंटरव्यू देने गया था उस कंपनी में, नहीं बोलते। आधे को तो पता ही नहीं है LTR भी कोई चीज होती है। क्योंकि अगर मान लो छोड़ के जाने का LTR ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी के अंदर कोई ना कोई इशू है कि भाई कंपनी छोड़ के क्यों जा रहा है। मेरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो कि भाई क्यों जा रहा है छोड़ के, कोई तो रीजन होगा। अगर तो या तो काम का बोझ बहुत होगा, कुछ तो रीजन होगा। LTR के पीछे रीजन भी तो जानना। हर वर्कर का LTR छोड़ के जा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हर वर्कर सेटिस्फाइड नहीं है उसकी जॉब, या तो एरिया से या सैलरी से कुछ ना कुछ तो बात होगी भाई। तो LTR बहुत काम की चीज होती है। लेकिन हम जो होते हैं लेमैन आदमी होते हैं, हमें क्या मतलब LTR क्या चीज होती है, हमने कभी सोचा ही नहीं। आप अपने सीनियर से पूछ लेना, वो भी इस बात को नहीं बताते। क्यों? पढ़ते हैं और किताबों में दफन कर देते हैं चीजों को, अप्लाई तो कभी लाइफ में करते ही नहीं ना। बट आप ऐसा मत करना, आपको चीजों को अप्लाई करना आना चाहिए। चलिए, तो LTR होता है लेबर टर्नओवर रेशियो। तो जरा इसके बारे में लिख लीजिए क्या है। एम्प्लॉय टर्नओवर और लेबर टर्नओवर इज इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज द रेट ऑफ चेंज इन composition of employee force during a specific period measure against a suitable index। एक suitable index के थ्रू इसको मेजर किया जाता है। तो LTR बेसिकली ये बताता है कि उस पीरियड के दौरान कितने वर्कर कंपनी को छोड़ के गए, कितने वर्कर कंपनी में आए, कितने को नए भर्ती किया। दैट्स ऑल द LTR, लेबर टर्नओवर रेशियो। हाँ जी, बात समझ में आई बेटा। LTR क्या होता है? तो हाँ, इसका डिस्क्लोजर भी तो होगा ना, बट कंपनी के इसमें डेफिनेटली होगा। कौन डिस्क्लोजर पढ़ के जाता है? बट हम तो पढ़ेंगे ना। बट तुम पढ़े लिखो तो पढ़ लोगे। बट सर कहाँ पे होगा इसका डिस्क्लोजर? क्यों नहीं होगा? कंपनी की साइट पे जाओ, कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो, नेट पे जाओ। अगर बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी तो पूछेगा भी नहीं, सब कुछ लिखा होता है। क्या बात कर रहे हो? लेकिन वही बात, कंपनी ज़्यादातर चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करती हैं। बट सर ये अब जब आप अभी सिखाओगे कॉस्टिंग का जो P&L वगैरह बनाना है, हाँ, तब तो सब डिस्क्लोज करना होगा। P&L बताने में क्या होता है ना, P&L तो हम कॉस्ट शीट से बनाते हैं, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आता। जो P&L आपने पढ़ा है ना, वही सेम टू सेम कॉस्टिंग में भी होता है, ज़्यादा चेंज नहीं होता। बस प्रोडक्ट टू रिलेटेड कॉस्ट होता है। फिर सर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है क्या? नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अलग चीज़ होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो रेशियो मेजर करता है। जब रेशियो पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट होती है, PL अकाउंट होता है। लेकिन ये तो कॉस्टिंग उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है, केवल एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड, कंपनी की, कंपनी जो भी मैन्युफैक्चर उससे। चलिए, अब ये LTR मेजर करने के लिए सुटेबल इंडेक्स होता है। मतलब कुछ फॉर्मूले हैं। इसमें जो पहला फॉर्मूला है वो आता है रिप्लेसमेंट। क्या आता है? रिप्लेसमेंट मेथड। देखिए, रिप्लेसमेंट मेथड क्या कहता है? रिप्लेसमेंट मेथड ये कहता है कि भाई साहब,
हमने पुराने वर्कर की जगह नए कितने वर्कर को रिप्लेस किया। जो पुराने वर्कर गए हैं उनकी जगह कितने वर्कर भर्ती किए। मान लीजिए एक कंपनी के अंदर ए वर्कर है, बी वर्कर है, सी है और ये 3 वर्कर है। ये पुराने 3 वर्कर है, ए बी सी वर्कर है। अब कंपनी ने इनकी जगह क्या किया, एक एक्स वर्कर भर्ती किया, एक वाई, एक जेड और एक टी। तो ए की जगह एक्स लाया, बी की जगह वाई, सी की जगह जेड और टी नया वर्कर था। तो आप मुझे बताओ कंपनी ने रिप्लेस कितने वर्कर किए? 3, क्योंकि पुराने 3 गए थे ना। तो रिप्लेसमेंट क्या होता है कि पुराने वर्कर की जगह नए वर्कर कितने अपॉइंट किए, उनकी जगह। तो रिप्लेसमेंट होता है पुराने की जगह कितने आए, तो रिप्लेसमेंट उसी के बदला। अब ज्वाइन अगर कह के ज्वाइन कितने किए तो कितने ज्वाइन किया, 4 ज्वाइन किया, लेकिन रिप्लेसमेंट कितने हुए, 3। तो रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग ए पीरियड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। क्या होता है, नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग ए पीरियड अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। तो ये है रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला, है ना। क्या लिखा हुआ है, दिस मेथड टेक इनटू कंसीडरेशन एक्चुअल रिप्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉय irrespect of number of person leaving the organization. Employee turnover under this method this calculated. लिखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉय रिप्लेस ड्यूरिंग द वर्कर इन अपॉन में एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय या वर्कर्स। ठीक है, समझ में आ गया रिप्लेसमेंट क्या होता है। अब दूसरा फॉर्मूला होता है सेपरेशन। क्या होता है, सेपरेशन का मतलब होता है अलग हो जाना, जुदा हो जाना, जुदा हो जाना। अब जुदा 2 तरीके से होते हैं। एक, मैंने उसको छोड़ दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, बात तो एक ही है। नहीं भाई साहब, जब 2 लोग आपस में दोस्त होते हैं, उनके बीच में लड़ाई हो जाती है तो क्या करता है, अबे मैंने उसे दोस्त छोड़ दिया, बेकार आदमी था यार, वो बेकार इंसान था, ऐसे बोलते हैं ना। और वो क्या बोले, अरे मैंने उसको छोड़ दिया। हो तो गए ना कंपनी। अब यहां भी कंपनी में 2 तरीके से लोग अलग होते हैं। एक, पहला, कंपनी ने आपको लात मार के निकाल दिया। जब कंपनी आपको निकालती है क्या कहते हैं उसको, डिस्चार्ज। क्या कहते हैं उसको, डिस्चार्ज। और एक वो होता है आपने कंपनी को लात मार दी। कंपनी से हो तो अलग गए 2 तरीके से। एक, कंपनी ने आपको लात मारी, उसे कहते हैं डिस्चार्ज। एक, आपने कंपनी को लात मारी, उसे कहते हैं लेफ्ट। क्या कहते हैं उसको, मैंने छोड़ दिया यार, चल आज से तू मेरी बॉस नहीं है। तो यहां पे 2 तरह के वर्कर आते हैं। एक, जिन्होंने कंपनी छोड़ा, दूसरे कंपनी ने जिन्होंने छोड़ा। एक, मैंने कंपनी छोड़ा, दूसरा कंपनी ने मुझे छोड़ा। तो यहां पे 2 तरह के आते हैं, नंबर ऑफ वर्कर लेफ्ट और नंबर ऑफ वर्कर डिस्चार्ज। लेफ्ट और, इन दोनों को मिलाकर बनता है क्या, सेपरेशन। क्या होता है, तो सेपरेशन का मतलब होता है अलग हो जाना। क्या होता है, अलग। अलग 2 तरीके से होते हैं। एक, कंपनी ने निकाला, दूसरा आपने कंपनी को निकाल दिया। भाई यही तो होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट या नंबर ऑफ नंबर ऑफ लेफ्ट और नंबर ऑफ डिस्चार्ज। तो दोनों को जोड़ लो तो क्या आ जाएगा, सेपरेशन। तो सेपरेशन फॉर्म होता है नंबर ऑफ वर्कर सेपरेट ड्यूरिंग ए पीरियड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर इनटू 100। क्या होता है, ये दोनों फॉर्मूले हो ना। नंबर ऑफ सेपरेटेड में क्या आएगा, डिस्चार्ज और कौन कौन सा आएगा, डिस्चार्ज और लेफ्ट। डिस्चार्ज और लेफ्ट। डिस्चार्ज कौन होते हैं, जिन्हें कंपनी ने निकाला। लेफ्ट मतलब जिन्हें कंपनी ने, हमने कंपनी को छोड़ा लेकिन अलग तो हो गया ना कंपनी से। तो सेपरेशन में क्या आता है, नंबर ऑफ सेपरेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर। सेपरेशन में 2 तरह के आते हैं, कौन कौन से, डिस्चार्ज और लेफ्ट। अब आता है तीसरा फॉर्मूला फ्लक्स। क्या होता है, फ्लक्स कहता है कि भाई साहब ये पता लगाओ टोटल कितने वर्कर अलग हुए और कितने को हमने भर्ती किया। तो इसमें क्या आता है, सेपरेशन रिप्लेसमेंट दोनों जोड़ दो और डिवाइड बाय एवरेज वर्कर ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। लेकिन यहां पे एक लोचा आता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कितने वर्कर टोटल कंपनी में भर्ती हुए, टोटल न्यू रिक्रूटमेंट कितनी हुई वर्कर की, तब बेटा फ्लक्स का मेथड का फॉर्मूला बदल जाता है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था,
सेपरेशन और रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर नए वर्कर आ जाए कंपनी में तब आप ना फ्लक्स का फॉर्मूला बदल जाएगा। फ्लक्स में आता है सेपरेशन और रिप्लेसमेंट, अब आएगा सेपरेशन प्लस एसेशन। क्या आएगा? एसेशन। अब कहोगे सर एसेशन क्या होता है? एसेशन का मतलब होता है कितने वर्कर आपने पुराने की जगह भर्ती किए प्लस एक्स्ट्रा वर्कर कितने किए, दोनों को मिला करके रिप्लेसमेंट प्लस न्यू वर्कर, रिप्लेसमेंट प्लस न्यू वर्कर, तो उसे कहते हैं एसेशन। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखो फ्लक्स में लिखा हुआ है, अभी आपने फॉर्मूला लिखे तो नहीं है ना? देखो क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय टर्नओवर ड्यू टू न्यू रिक्रूटमेंट। क्या वर्ड यूज किया गया है? एसेशन। यही तो बोल रहा मैं कि अगर आपके नए वर्कर आ गए तब आपको क्या होगा? एसेशन। तब रिप्लेसमेंट के साथ क्या नए वर्कर भी आएंगे? आएंगे नहीं तो क्या आएगा? सेपरेशन, रिप्लेसमेंट प्लस न्यू। इन दोनों को जोड़ करके बनता है वर्ड कौन सा? एसेशन। इसका 3 फॉर्मूले होते हैं, लेकिन अगर नए वर्कर हो तो क्या लगता है? एसेशन वाला। और आईसीआई ने मोस्ट ऑफ द एसेशन का फॉर्मूला यूज किया हुआ है। चलिए किसके लिए? फ्लक्स के लिए। तो फटाफट ये तीनों फॉर्मूले लिख लीजिए आप लोग। पहले किसका था? रिप्लेसमेंट का लिख लिया, तो पहले रिप्लेसमेंट लिखिए, उसके बाद सेपरेशन लिखिए, उसके बाद आगे की बात कीजिए। रिप्लेसमेंट, ये रिप्लेसमेंट है, ये सेपरेशन है और ये फ्लक्स। फटाफट लिखिए। 1 बजे क्लास ऑफ कर दूंगा, फिर 1:10 पे स्टार्ट करेंगे। ब्रेक नहीं मिलेगा आज।
चलेगा यार, गैस लीक हो रही है। चेंज होते रहता है। दो छोटे सोलह का एक छोटा था, तो मेरे को लैब चाहिए था, लैब तक चाहिए था, मेरे को CA वाला चाहिए था। 2 दिसंबर को मेरे को पता भी नहीं था, 5,000 लिख रही है फॉर्मूले बेटा?
अच्छा ब्रेक करना पड़ेगा, लिख लो लिख लो। हाँ जी अच्छा सर। राइट विद थ्योरी खत्म हो जाएगा ये। पहले मैं वो चैप्टर कराऊँ जो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं एग्जाम में। और नीचे करना है। अच्छा हाँ एसेशन वाला। एसेशन हाँ जी, तो तीन फॉर्मूले हैं एलटीआर निकालने के। पहला क्या है सेपरेशन, और सॉरी पहला क्या है रिप्लेसमेंट, दूसरा क्या है सेपरेशन, तीसरा क्या है फ्लक्स मेथड। रिप्लेसमेंट में होता है नंबर ऑफ वर्कर रिप्लेस ड्यूरिंग ए पीरियड डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100। उसके बाद बेटा आता है सेपरेशन में होता है सेपरेशन कितने वर्कर कंपनी से अलग हुए। तो वर्कर दो तरीके से अलग होते हैं, लेफ्ट एंड डिस्चार्ज। लेफ्ट जो छोड़ के जिनको कंपनी ने छोड़ दिया, कंपनी को छोड़ दिया, दूसरा था डिस्चार्ज जिन्हें कंपनी ने निकाल दिया, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। और तीसरा आता है फ्लेक्स, फ्लेक्स होता है दोनों का टोटल डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। लेकिन
अगर वर्क का रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट वर्ड दे रखा हो क्वेश्चन में, रिक्रूटेड ज्वाइंट वर्ड दे रखा हो, निकालना है तो वर्ड यूज करना क्या, एसेशन। क्या यूज करना, एसेशन। वैसे मोस्ट ऑफ द लोग आईसीआई एसेशन यूज करती है। एसेशन में क्या होता है, सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट प्लस न्यू वर्कर रिक्रूट एंड ज्वाइंट। अब रिप्लेसमेंट और न्यू वर्कर को जोड़ के बनता है क्या, एसेशन डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स। 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों फॉर्मूले से एक क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आ जाता है। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका। और अभी आपको लग रहा है कि बहुत इजी है, सच बता रहा हूं बहुत इजी है। 10 नंबर का ये, 5 नंबर 10 नंबर का ये चैप्टर आता है, 10 नंबर का आपने वो पढ़ा मटेरियल वाला आता है, 10 नंबर की कॉस्टशीट आती है। तो 3-4 चैप्टर ऐसे जो अच्छे से कर लोगे ना, आपके पास होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और 30 नंबर के जो वो ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, 70 के तो प्रैक्टिकल आएंगे, बाकी तो ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। तो थोड़ा अच्छे से कर लोगे, पास होगा। अच्छे मतलब ये स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है बच्चों के लिए, अगर अच्छे से कर ले तो है। ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज आएंगे, हो सकता है फॉर्मूला पूछ ले, हो सकता है हाल से रोवन का पूछ ले, या ईओक्यू निकालने को पूछ ले, हो सकता है क्वेरी पूछ ले, कुछ ही पूछ सकता है वो। तो वो डिपेंड करता है कि जो पीछे दिया हुआ ना आईसीआई की बुक में, उसमें से आएगा ज्यादातर। हर दिन हर चैप्टर के 10-10, 15-15 क्वेश्चन दिए, बस वही है। तो इजी आएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि आप लोग थक जाते हो ना पढ़ते पढ़ते, स्टैमिना थोड़ा सा डाउन है। और मैं नहीं चाहता कि ज़बरदस्ती किसी को पढ़ाया जाए। मेरा उसूल है कि इतना बजे अब तक बच्चे का मन करता है पढ़ाओ, जब मन नहीं करे तो उसको पढ़ा के लाओ। ज़बरदस्ती बैठा रखा उसको हम लोगों ने, और ज़बरदस्ती करके क्या होता है, वो कमर टेढ़ी कर रहा होता है यूं करके। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।